चैप्टर है बच्चों, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर। सारा दिमाग का खेल है। हमारी अर्थव्यवस्था में रिवर्स का रोल क्या है। चलो अभी ना हम लोग मेन बात पे आ जाते हैं बच्चों, और हमारे सबसे पहले हिमालयन रिवर से चालू करने वाले हैं हम लोग। जय माँ गंगा, है ना। तो हम लोग बच्चों भारत देश के अंदर गंगा माँ को, जो गंगा नदी है, उसको काफी ज्यादा पूजनीय मानते हैं, काफी ज्यादा सेक्रेड मानते हैं। चैप्टर में ना आपको जो विजुअलाइज करने को चीजें मिलती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर, जिसका नाम है ड्रेनेज। और ये जो चैप्टर है बच्चों, इट इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 9th, क्योंकि इस चैप्टर में ना आपको जो विजुअलाइज करने को चीजें मिलती हैं, सारा दिमाग का खेल है। अगर आपने बहुत प्यारे तरीके से इस चैप्टर को विजुअलाइज कर लिया तो आपको ये चैप्टर आज ही की इस क्लास में, आज ही के इस लेक्चर में पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स कैरी ऑन विद आवर चैप्टर, बिकॉज टाइम बहुत प्रेशियस है और मैं यही कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में मैं आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करा दूं। एक भी कंसेप्ट ऐसा ना रहे जो कि आपको याद ना रहे। तो बच्चों चैप्टर है ड्रेनेज, और फटाफट से आ जाते हैं हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हम लोगों को इस चैप्टर में ड्रेनेज सिस्टम, हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, लेक्स, रिवर्स का रोल क्या है, और रिवर पोल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, उसको कवर करना है। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट द टर्म ड्रेनेज एक्चुअली मीन्स। मतलब क्या है इसका। टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब्स द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। बच्चे ड्रेनेज का मतलब होता है एक जगह का जो रिवर सिस्टम है। अब सपोज ये जगह है, ठीक है, इस जगह का रिवर सिस्टम, कौन सा सिस्टम, हाँ, तो ये नदी बह रही है। इस नदी के कुछ हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें आके मिल रही हैं, ठीक है, कुछ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो इससे निकल रही हैं। तो वही, यानी कि रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज, वो जिस जगह को ड्रेन कर रही हैं वो उसका ड्रेनेज बेसिन। जैसे ड्रेनेज बेसिन की बात करेंगे, और ड्रेनेज का मतलब क्या है, रिवर सिस्टम। किसी भी एरिया का जो रिवर सिस्टम है, रिवर सिस्टम का मतलब होता है एक नदी, उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है और जो डिस्ट्रीब्यूटरीज है मिलकर वो क्या है, उसका रिवर सिस्टम। देखो, स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर। छोटी छोटी स्ट्रीम्स अलग अलग जगह से आके मेन रिवर में मिल रही हैं, विच अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू अ लार्ज रिवर बॉडी। फिर ये आगे चल के एक लार्ज रिवर बॉडी में मिल रहे हैं। तो ये सारा जो कि लार्ज, अच्छा, फिर ये नदी जाके क्या किसी समुद्र में मिल गई, सी या ओशन में मिल जाती है। दिस एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम इज नोन एज अ ड्रेनेज बेसिन। एक सिंगल रिवर सिस्टम जिस एरिया में पाया जा रहा है वो उसका ड्रेनेज बेसिन कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ये यहां पर देखो, सपोज यहां पर एक नदी है। नदी कौन से रंग की, नीली, नीली बता देते हैं, वैसे तो पानी का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन ये नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियां इससे आके मिल रही हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर एरिया में ये रिवर सिस्टम पाया जा रहा है, और ये जो एरिया होगा उस एरिया को ड्रेनेज बेसिन बोला जाएगा। ड्रेनेज बेसिन माने कि वो एरिया जहां पर एक सिंगल रिवर सिस्टम पाया जा रहा है। एज सिंपल एज दैट, ये होता है ड्रेनेज। ठीक है, बस बात खत्म। नेक्स्ट चीज देखो बच्चों, ये है एक वाटर डिवाइड। अब जब हम ड्रेनेज की बात कर रहे हैं ना, तो ड्रेनेज को आपको ऐसे समझना है, जैसे एक स्लोप है, इधर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, इधर से पानी नीचे की तरफ आ रहा है, एक बड़ी नदी में बीच में वो मिल रहे हैं। तो ये जिस एरिया को ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज और रिवर जो है वो ड्रेन कर रहा है, वो उसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। नीचे की तरफ स्लोप आ रहा है, बीच में से रिवर बह रहा है ना, सबसे नीचे जो डिप्रेशन होगा वहां पे सारी नदियां आके मिलेंगी और एक बड़ी नदी बनाएंगी। उसी का अगर हम उल्टा कर दें तो वो होगा आपका वाटर डिवाइड। ठीक है, वही चीज उल्टी हो गई। मतलब कि वाटर डिवाइड का मतलब है कि ये एक ऐसा स्लोप है ना, जो ऐसे इधर भी नीचे जा रहा है। इस एरिया में एक ड्रेनेज बेसिन, इस एरिया में एक ड्रेनेज बेसिन। तो क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है, तो ये जो जगह है एक तरीके से ये डिवाइड करे, एलिवेटेड एरिया डिवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर एरिया को दो अलग ड्रेनेज बेसिन्स में। यही एक तरीके से वाटर डिवाइड हो गया। माउंटेन या अपलैंड, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, माउंटेन या अपलैंड जैसा, जैसे माउंटेन या अपलैंड, ठीक है, ये माउंटेन या अपलैंड जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट कर रहा है, एक साइड एक ड्रेनेज बेसिन, एक साइड एक ड्रेनेज बेसिन, इसी को ही एक वाटर डिवाइड बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है। इस एलिवेटेड एरिया की वजह से ये जिस इस साइड है
वो सारी स्ट्रीम्स इधर बह के चली गई और इस साइड सारी स्ट्रीम्स इधर बह के चली गई। तो इसने क्या करा, इस एरिया ने एक तरीके से दो अलग ड्रेनेज बेसिन्स को ही क्रिएट कर दिया, तो ये एक वाटर डिवाइड बन गया। यहां तक कहानी समझ में आई है? ठीक है, ड्रेनेज क्या होता है, किसी भी रिवर सिस्टम को हम जो है ड्रेनेज का इस्तेमाल करते हैं रिवर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए। साथ ही में एरिया, वो एरिया जहां पर एक रिवर सिस्टम पाया जा रहा है वो उसका ड्रेनेज बेसिन हो गया। वाटर डिवाइड एक माउंटेन अपलैंड हो गया जो कि दो ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब बच्चों, हम जब ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं, सिस्टम है ना, तो ये जो सिस्टम है ये दो टाइप का भारत देश में पाया जाता है। आप यहां पर हमारा इंडिया इमेजिन करो, ठीक है, ये हमारे हिमालयन माउंटेन्स को इमेजिन कीजिए। तो दो मेजर ग्रुप्स में हमारा जो है रिवर सिस्टम डिवाइडेड है। जो नदियां हमारे हिमालय पर्वत से निकल रही हैं, ठीक है, यहां से नदी आ रही, यहां से नदी आ रही, पूरे एरिया को जो ड्रेन कर रही हैं, ये आपका हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया। और बहुत सी नदियां जो हमारे पेनिनसुलर साइड, ये वाला जो पेनिनसुला है, पेनिनसुला पता है ना आपको क्या होता है? पेनिनसुला वो लैंड मास होता है जो तीन तरफ पानी से घिरा हो। तो हमारा ये जो पेनिनसुलर रीजन है, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है जो तीन तरफ पानी से घिरा है, अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पता है क्या बताएंगे? आप लोग मुझे वो तीन नदियों का नाम बताएंगे जो हमारे ईस्टर्न साइड आती है, वेस्टर्न साइड आती है और नीचे क्या आता है, कौन सी वाटर बॉडी है? ठीक है, तो ईस्ट, वेस्ट और साउथ, वो तीन कौन सी रिवर्स हैं जो कि यहां पर एग्जिस्ट करते हैं? रिवर्स नहीं, सॉरी, सी की बात करनी है, ओशन की बात करनी है। तो वो सी और ओशन कौन से हैं जो हमारे ईस्ट, वेस्ट और साउथ में आते हैं? जल्दी से लिखकर मुझे कमेंट्स में बताइए। अब क्योंकि ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है ये तीन तरफ पानी से घिरा है, तो सारी की सारी नदियां जो कि इस पेनिनसुलर रीजन में पाई जाती हैं वो हमारा अलग से रिवर सिस्टम है जिसको हम समझेंगे। तो बहुत सी नदी, कुछ नदी यहाँ वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ नदियां यहाँ पे ईस्ट फ्लोइंग है, ठीक है। तो वो पेनिनसुलर रिवर्स की भी बात करेंगे और हिमालयन रिवर्स की भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों हमारे हिमालयन रिवर्स की बात करने के लिए। बेसिकली बात यही है, हिमालयन रिवर्स का मतलब है वो सारी नदियां जो कि हिमालयन माउंटेन्स से ओरिजिनेट हो रही हैं, ऊपर से बर्फ के थ्रू बहती हुई आ रही हैं, ठीक है। अब देखो, हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल होने का मतलब है कि ये पूरे साल बहती हैं बच्चों, कभी सूखी नहीं पड़ती, पूरे साल ये नदियां बहती हैं। क्यों पेरेनियल है? क्योंकि एक तो इन नदियों को पानी जो है, पर्वत है ठंडे ठंडे, वहां के ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहे हैं उससे मिल रहा है। दूसरा इनका सोर्स ऑफ वाटर है बरसात, दो दो सोर्सेज से इनको पानी मिल रहा है, तो ये कभी भी ड्राई नहीं पड़ेंगी, पूरे साल ये रहती है, पेरेनियल रिवर्स हैं दीज रिवर्स। हाँ, तो वही बात है कि इन रिवर्स को पानी जो है रेन से भी मिल रहा है और मेल्टेड स्नो जो है इन लॉफ्टी माउंटेन्स, बड़े बड़े जो हमारे हिमालय पर्वत है उसमें से जो बर्फ पिघल रही है वो भी इसका सोर्स ऑफ वाटर बन रही है, और जो बरसात हो रही है वो भी इसका सोर्स ऑफ वाटर बन रहे हैं। दो दो जगह से इसको पानी मिल रहा है, पूरे साल बहेगी। Two major Himalayan rivers, Indus, Brahmaputra, originate from the north of the mountain ranges, cut through the mountain-making gorges, and the Himalayan rivers have long courses from their source to the sea. तो यार देखो, यहाँ पे बात हो रही है दो हमारे मेजर हिमालयन रिवर्स जो है, दो मेजर हिमालयन नदियां जो हैं, एक है इंडस और एक है ब्रह्मपुत्र। तो ये ना हमारे माउंटेन्स के नॉर्थ में से ओरिजिनेट करते हैं। जैसे हिमालयन रेंज है तो उसके नॉर्थ में से ये ओरिजिनेट करते हैं। इंडस जो है इधर बह के जाता है, ब्रह्मपुत्र जो है वो इधर बह के आता है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। साथ ही में ये माउंटेन्स के थ्रू कट करके गॉर्ज फॉर्म करते हैं। देखो यार, गॉर्ज क्या होता है, आई विल टेल यू। जैसे ये पहाड़ है ना, दो पहाड़ है सपोज, इसके बीच में से इतनी तेज बहते हुए वो नदी आती है कि इस तरीके का शेप ले लेता है पहाड़ भी, इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का शेप ले लेता है पहाड़, इस साइड से थोड़ा सीधा सा हो जाता है क्योंकि नदी इतनी तेज बहती हुई आ रही है, तो गॉर्ज फॉर्म करते हैं। दिस इज व्हाट अ गॉर्ज इज। दो पहाड़ों के बीच में जब रिवर कट करके आता है और पहाड़ वही शेप ले लेता है ना, एक आई शेप ले लेता है, तो उसी को हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। जॉर्ज नहीं है ये, कोई अंकल का नाम नहीं है, गॉर्ज है ये, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ, आई शेप, ऐसे आई शेप फॉर्म कर लेते हैं बीच में से पहाड़, तो दिस इज व्हाट अ गॉर्जेस। ओके, नाउ गॉर्जेस भी बनाते हैं ये रिवर्स। हिमालयन रिवर्स हैव लॉन्ग कोर्सेज। अब मैम, कोर्स तो हमारा लंबा सा होता है, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता। ये बच्चों आपके सिलेबस की बात नहीं हो रही, उस कोर्स की बात नहीं हो रही। कोर्स का मतलब है रास्ता, जो रास्ता ये लोग तय करते हैं। ये लोग मतलब ये नदियां जो तय करती हैं, लंबे रास्ते को तय करती हैं फ्रॉम देयर सोर्स, यानी कि जहां से इनको पानी मिल रहा है वहां से बहुत लंबा रास्ता ये तय करके
समुद्र तक पहुंचते हैं, बहुत लंबा रास्ता तय करते हैं क्योंकि पानी इतना है, लंबे लंबे रास्ते चल पड़ते हैं। परफॉर्म इंटेंसिव इरोजनल एक्टिविटी इन द अपर कोर्सेज, कैरी ह्यूज लोड्स ऑफ सिल्ट एंड सैंड। अब बच्चों देखो, हिमालयन रिवर्स के रास्ते की बात करते हैं। स्टार्टिंग में अपर कोर्सेज, ठीक है, अपर कोर्सेज जहां से बहती हुई आ रही है, वहां अपर कोर्सेज में ये इरोजन करते हैं। इरोजन का मतलब है कि वहां से जब पहाड़ों से ये उतरती है ऊपर से, तो बहुत सारा अपने साथ मिट्टी, कंकड़, पत्थर, हर चीज को अपने साथ धकेलते हुए ये नदियां लेकर आती हैं। अब जब ये मिडल कोर्स में पहुंचती हैं, बीच वाले रास्ते में पहुंचती हैं, मिडल और लोअर कोर्सेज में, नीचे मिडल और लोअर कोर्सेज में ये नदियां मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं और बहुत से डेपोजिशनल फीचर्स को भी फॉर्म करती हैं। मियांडर क्या है? अब देखो, नदी वहां से बिल्कुल सीधे तरीके से बहते हुए आई, अपने साथ बहुत से कंकड़ पत्थर ले आई। मिडल कोर्स में पहुंचते पहुंचते इसकी जो स्पीड है थोड़ी धीमी होती है। ऑब्वियस सी बात है यार, एक स्लोप से आप उतर रहे हो, ऊपर से जब आ रहे हो तो बड़ी तेजी से आ रहे हो, बीच में आते आते आपकी स्पीड थोड़ी धीमी हुई है और उस टाइम पे हमारी ये नदी जो है डगमग करने लग जाती है। डगमग मतलब इधर चला मैं उधर चला, थोड़ा राइट चले, थोड़ा लेफ्ट चले, थोड़ा राइट चले, ठीक है। तो इस तरीके का मियांडर क्या होता है, ये जैसे नदी है वो ऐसे 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 चली गई, तो ये क्या है, ये है मियांडर। ओके, डगमगा गई है, थोड़ी सीधी नहीं जा रही, तो मियांडर्स फॉर्म करते हैं। ऑक्सबो लेक, अब ऑक्सबो लेक क्या है, जिसे नदी ने एक रास्ता तय करा, मियांडर बनाया सॉर्ट ऑफ, ठीक है, ये मियांडर बनाया है। बीच में क्या होता है, नदी ना जैसे क्या करती है, बहते बहते अपना कोर्स चेंज कर लेती है, कोर्स चेंज करके ऐसे आ गई, और सपोज ये वाला जो पहले रास्ता था यहां पर कुछ रह नहीं गया, इसने अपना रास्ता ऐसे चेंज कर लिया और यहां पर बेचारी वही थोड़ी सी नदी का जो हिस्सा है वो रह गया और डिपॉजिट हो गया सॉर्ट ऑफ, तो एक लेक बन गई छोटी सी। तो देखो जैसे यहां पर आप देख रहे हो, ये मियांडर चल रहे थे, बीच में रास्ता चेंज कर लिया नदी ने, ऐसे ऐसे जाने के बजाय ऐसे जाने लग गई, तो ये पानी यहीं पे डिपॉजिट होके रह गया। एक तरीके से वो छोटी सी आपकी ऑक्सबो लेक बन गई, ऐसे यू शेप्ड, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी ऑक्सबो लेक। तो बहुत सी ऑक्सबो लेक भी बना देती है ये नदियां, ऑक्सबो लेक बनाती है, मियांडर बनाती है, वेल डेवलप्ड डेल्टास बनाती है। जब ये सी पहुंचती है, नदी चल रही है बच्चों, ठीक है, नदी जो है कहीं से ओरिजिनेट हुई है और वो अपना पूरा रास्ता तय करके सी में मिल जाएगी, ठीक है, समुद्र में मिल जाएगी, उसकी पूरी जर्नी ही वो होती है। तो अब जब समुद्र तक पहुंचती हैं ये नदियां, तो ये डेल्टास क्रिएट करती हैं। डेल्टा को जानते हो ना आप, जैसे ये नदी आ रही है और यहाँ समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र है, यहाँ सी है, सी तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर जब नदी मिलेगी समुद्र से, तो इस तरीके का एक बहुत सारे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएगी और ऐसे जो है ये डेल्टा बना लेगी। बीच बीच में डेपोजिशन होती है इसलिए ऐसे स्प्लिट हो जाती है, स्प्लिट हो गई तो दिस इज व्हाट इज नोन एज अ डेल्टा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो कि ये नदी बनाती है समुद्र की साइड पहुंचते हुए, तो वो क्या होता है, डेल्टा। ओके, सभी को समझ में आया। अपर कोर्स में ऊपर से जब आ रही थी तो बहुत सारा इरोजन करके कंकड़ पत्थर मिट्टी अपने साथ लेकर आ गई। मिडल लोअर कोर्स में पहुंच के मियांडर और ऑक्सबो लेक जैसे फीचर्स इसने बनाए और फिर जो है इसने डेल्टा फॉर्म करा जैसे ही ये समुद्र तक पहुंचने लग गई। तो ये है हमारे हिमालयन रिवर्स, पेरेनियल है, बहुत पानी है इनमें, लंबा रास्ता तय करते हैं, पानी इनको बर्फ से भी मिलता है, इनको जो है पानी रेन से भी मिलता है। उसी के साथ हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ली हैं। अब आते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की बात करने। देखो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी पेनिनसुला है, ये वाला जो पूरा इलाका है, इसमें जो नदियां बह रही हैं अब वो हमारे हिमालयन रिवर से डिफरेंट कैसे हैं, अलग कैसे हैं, क्यों अलग हैं? दे आर सीजनल। पहली चीज ये आ गई, पहला जो है डिफरेंस यहां पर आ गया क्योंकि इनका फ्लो सिर्फ रेनफॉल पर निर्भर है। बच्चों पेनिनसुलर रीजन में जो नदियां हैं ना वो पेरेनियल नहीं है, मतलब वो पूरे सालों साल नहीं बह रही, वो एक सीजन के थ्रू जब उन्हें पानी मिलता है तब बहती हैं फिर सूखी पड़ जाती हैं, तो सीजनल है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, ड्राई सीजन के दौरान इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। जब सूखा पड़ता है ना, जब ड्राई सीजन आता है, उस सीजन में इवन पेनिनसुलर रीजन की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो भी बहुत कम पानी के फ्लो के साथ बहती हैं, उनमें भी बहुत कम पानी रहता है और बाकी तो सूखी गई। पेनिनसुलर रिवर्स शॉर्टर हैं, शैलोअर कोर्सेज है उनके एज कंपेयर टू द हिमालयन काउंटरपार्ट्स। अगर आप कंपेयर करो
लेंथ वाइज जो वो कोर्स, जो रास्ता तय कर रहे हैं, हिमालयन रिवर्स बहुत लंबा रास्ता तय कर रहे हैं क्योंकि उनमें पानी बहुत है, कर सकते हैं। बट पेनिनसुलर रिवर्स छोटा छोटा रास्ता तय कर रहे हैं हिमालयन रिवर्स के कंपैरिजन में, और थोड़े शैलो भी हैं। मतलब हिमालयन रिवर का जो बेड है वो बड़ा है और पेनिनसुलर रिवर का बेड भी छोटा है, थोड़ी थोड़ी जगह में वो बह रहे हैं एज कंपेयर टू द हिमालयन रिवर। ये जो है कुछ सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है सेंट्रल हाईलैंड का, वहां से कुछ नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं और वेस्ट की तरफ बह रही हैं। मोस्टली नदियां यहाँ पे वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट हो रही हैं और ईस्ट की तरफ बह रही हैं। अब बच्चों यहाँ पे जरूरी नहीं है, हम देखते हैं कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो बहुत सी यहाँ सेंट्रल हाईलैंड में ओरिजिनेट करके वेस्ट की तरफ बह रही हैं, और बहुत सी वेस्टर्न घाट जो हमारे यहाँ पर घाट है यहां से ओरिजिनेट होके ईस्ट की तरफ बह रही हैं। ठीक है, वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग दोनों टाइप के रिवर्स यहाँ पर पेनिनसुलर रीजन में पाए जाते हैं। ये इस साइड बह रहे हैं ईस्ट, ये वेस्टर्न साइड, और ये वाले इस साइड बह रहे हैं ईस्टर्न साइड। ठीक है, अब देखो उसके बाद बात करते हैं कि ड्रेनेज पैटर्न कैसे होते हैं। ड्रेनेज पैटर्न मतलब नदी क्या क्या पैटर्न में बहती है। सबसे पहला पैटर्न है हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न का मतलब है, ये देखो, डिवेलप्स वेयर द रिवर चैनल फॉलोज द स्लोप ऑफ द टेरेन। जो स्लोप है, जैसे ये स्लोप है, ठीक है, इस तरीके का कुछ लैंडफॉर्म है। कैसे बहेगी नदी? यहां से नदी स्लोप के थ्रू बह के इधर आएगी, यहां से भी नदी स्लोप के थ्रू बह के इधर ही आएगी, तो ये बीच में एक बड़ा चैनल जो है नदी का क्रिएट होगा। तो जहां स्लोप फॉलो करके नदियां बह रही हैं वो है आपका डेंड्रिटिक पैटर्न, जहां पे रिवर चैनल स्लोप ऑफ टेरेन, देखो जैसे ऊपर ऊपर से नीचे बहकर आ गई, यहाँ भी ऊपर ऊपर से नीचे बहकर आ गई, बीच में बह रही है फिर जहां नीचे। ठीक है, उसके बाद यहां पर है हमारा ट्रेलिस TRELLIS, ट्रेलिस ड्रेनेज। ट्रेलिस ड्रेनेज में क्या होता है? रिवर जॉइंड बाय इट्स ट्रिब्यूटरीज एट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स develops where hard and soft rocks exist parallel to each other। तो यहाँ कुछ हार्ड पत्थर है, कुछ सॉफ्ट पत्थर है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे जो रिवर है वो अपनी ट्रिब्यूटरी क्या होती है? जो नदी में बड़ी नदी में आके मिलती है। छोटी नदियां जो बड़ी नदी में जाके मिलती हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। ट्रिब्यूट कर रही है ना वो अपने आप को। तो जहां पर हमारी ट्रिब्यूटरीज बिल्कुल राइट एंगल पे आके, जैसे कुछ ऐसे इधर है, राइट एंगल पे आके 90 डिग्री पे आके मिल रही हैं, तो वो होगा आपका ट्रेलिस पैटर्न, 90 डिग्री पे मिल रही हैं। फिर है आपका रेडियल, बहुत आसान है रेडियल। अब रेडियल में ये ऐसे एक अपलैंड सा स्ट्रक्चर है, तो यहां पर क्या होता है? स्ट्रीम्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ सेंट्रल पीक और डोम लाइक स्ट्रक्चर। तो ये एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और पूरी स्ट्रीम जो है ऊपर से नीचे की तरफ हर डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्लो कर रही हैं। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में, ऊपर से इधर नीचे, इधर नीचे, इधर नीचे, इस तरीके से फ्लो कर रही हैं। तो ये आपका रेडियल पैटर्न है। और यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पैटर्न भी होता है जिसमें नदी फ्लो करती है। अब इस रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये स्ट्रॉन्गली जॉइंटेड रॉकी टेरेन, बहुत जहाँ पत्थर हो वहां पे ऐसे रेक्टेंगल टाइप के उसमें फ्लो करती है, थोड़े से सीधे सीधे तरीके से। ठीक है, तो ये है रेक्टेंगुलर पैटर्न। और एक तो ये अलग अलग पैटर्न्स हैं, ज्यादा आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा भी कोई पैटर्न है जो नदी फॉर्म कर रही है। चलो अभी ना हम लोग मेन बात पे आ जाते हैं बच्चों, और हमारे सबसे पहले हिमालयन रिवर से चालू करने वाले हैं हम लोग। हर एक रिवर का एक एक फीचर मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी, आपको बस विजुअलाइज करना है, और जब आप विजुअलाइज करेंगे आपको चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, ओके, फर्स्ट रिवर हमारा हिमालयन रिवर, अगर हम बात करें 3 हिमालयन रिवर्स की हम बात करेंगे, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और फटाफट से आ जाते हैं सबसे पहले हमारे इंडस रिवर सिस्टम पर। सबसे पहले बच्चों इस सिस्टम को हम लोग ढूंढेंगे, कहाँ है इंडस रिवर। देखो इस तरफ से बहकर यहां से आकर यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी नदियां इसमें मिलती हैं, फिर यहां से बहकर इधर को ये मिल जाता है। तो हमारा इंडस रिवर ओरिजिनेट किधर हो रहा है सबसे पहले हमें देखना है। इट राइजेस इन तिब्बत। तिब्बत वाला जो रीजन है ना वहां से ये ओरिजिनेट हो रहा है, मानसरोवर के पास से ओरिजिनेशन याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया एंटर करता है, तो इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हो रहा, ओरिजिनेट होके इंडिया में प्रवेश कर रहा है। कहां प्रवेश करता है? लद्दाख की जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के अंदर, वहां पर। अब तो बच्चों देखो लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, तो हम सिर्फ लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं। लद्दाख की डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है, लद्दाख से एंटर करता है इंडिया में। फिर यहां पे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा, इसको कश्मीर में ज्वाइन करते हैं।
तो लद्दाख से एंटर करके कश्मीर आ गया। कश्मीर में ना इसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन कर रही हैं, जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा। ये सारी नदियां जाके इंडस में मिल रही हैं कश्मीर में। इंडस फ्लोज, अब बच्चों इंडस यहां से खतरे का टर्न लेता है। खतरे का टर्न कहां लेता है? ये पाकिस्तान की तरफ। इंडस की हिम्मत है भाई, इंडस की हिम्मत की दात देनी पड़ेगी कि वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान को निकल पड़ा है। यहां पे ये पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में बलीटिस्तान बोल रही हूं, बाल्टिस्तान और गिलगिट, ठीक है, बाल्टिस्तान और गिलगिट के थ्रू फ्लो करता है एंड माउंटेन्स में से इमर्ज करता है एट द एटॉक। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम, हमारी सारी ये जो बेचारी नदियां हैं ये जाके फिर उसको सहारा देती हैं इंडस को कि कोई बात नहीं यार, हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो हमारी जो नदियां हैं ये इंडिया की कौन सी? हमारी सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब पंजाब से सब निकल के इंडस से मिल रही हैं। झेलम भी निकल के मिल रही है, ठीक है। ये सारे ज्वाइन करते हैं इंडस को मिठान कोट के पास में पाकिस्तान में। तो ये देखो ब्यूटी देखो यार। उसके बाद इंडस प्लेन, बहुत जेंटल स्लोप है, यहाँ पर बहुत हल्का सा स्लोप है इंडस प्लेन जहां पे बह रहा है। टोटल लेंथ ये तय करता है 2900 किलोमीटर्स की। बहुत लंबा रास्ता, सोच भी नहीं सकते हम लोग। 2900 किलोमीटर्स, 2900 किलोमीटर की लेंथ। एंड इंडस लॉन्गेस्ट रिवर्स है, इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है लेकिन वर्ल्ड का? इंडस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। अब इंडस भी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है। लिटिल ओवर 1/3 ऑफ द इंडस बेसिन लोकेटेड इन इंडिया इन द स्टेट्स ऑफ J&K, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड द रेस्ट इज इन पाकिस्तान। तो देखो 1/3 इंडस का जो रास्ता है वो इंडिया में है, बाकी सारा पाकिस्तान में भी है और थोड़ा यहाँ पे तिब्बत की साइड में भी है। तो आप लोग देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये तिब्बत मानसरोवर की साइड से ओरिजिनेट हुआ, लद्दाख में घुसा, कश्मीर पहुंचा, कश्मीर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिली, फिर पाकिस्तान घुस गया, पाकिस्तान में हमारी बहुत सारी पंजाब की ट्रिब्यूटरीज ने इसको जाके ज्वाइन करा और फिर ये जाके समुद्र में मिल गया। ये था हमारे इंडस का रास्ता। इंडस के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट रिवर पर, जो कि हमारा नेक्स्ट हिमालयन रिवर है, विच इज द गंगा रिवर सिस्टम। जय माँ गंगा, है ना। तो हम लोग बच्चों भारत देश के अंदर गंगा माँ को, जो गंगा नदी है, उसको काफी ज्यादा पूजनीय मानते हैं, काफी ज्यादा सेक्रेड मानते हैं। तो चलिए बात करते हैं गंगा नदी की। हेड वाटर्स, कहां से आ रही है ये नदी? कॉल्ड द भागीरथी, फेड बाय गंगोत्री ग्लेशियर, जॉइंड बाय अलकनंदा एट देवप्रयाग इन उत्तराखंड। तो देखो बच्चों, यहां पर ना मैं आपको दिखाती हूं, गंगा जो हमारी नदी है ना, ये दो जो है इसके नदियां आके मिलती हैं देवप्रयाग में। मीटिंग पॉइंट है इनका देवप्रयाग, ठीक है। दो नदियां कौन सी है? एक है भागीरथी, एक है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है और अलकनंदा से मिल रही है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, उनके मिलन से चालू हो रही है हमारी गंगा नदी। हरिद्वार में गंगा जो है माउंटेन्स से होकर प्लेन्स पे आती है। तो हरिद्वार वो जगह है, हरिद्वार सब लोग जाते हैं, गंगा आरती अटेंड करते हैं, है ना। हरिद्वार में बच्चों माउंटेन से गंगा नदी उतर के प्लेन्स पे आ जाती है, सीधी जमीन पे आ जाती है। गंगा को बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हिमालयाज से ज्वाइन करती हैं, फ्यू ऑफ देम बीइंग मेजर रिवर्स, बहुत सारे मेजर रिवर्स, जैसे देखो यमुना है, यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की ही, गंगा को ज्वाइन करती है। घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ठीक है। तो घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां गंगा में मिलती जाती है और गंगा को और ज्यादा पानी प्रोवाइड करती जाती हैं। रिवर यमुना, अच्छा अब यमुना जो कि गंगा की ही एक ट्रिब्यूटरी है, ये कहां से आई है? ये यमुनोत्री ग्लेशियर से आई है। याद रखिएगा बच्चों, यमुना गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, वो यमुनोत्री से ओरिजिनेट हुई है। और गंगा का जो हेड वाटर है भागीरथी, वो गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। फ्लोज पैरेलल टू गंगा एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद। अब ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक क्या होता है? पैसे निकालते हैं इस बैंक से नहीं बच्चों। बैंक का मतलब है जैसे नदी जो है, सपोज ये एक नदी है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। किस में? इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इधर जा रही है। इधर जा रही है का मतलब है अब मेरा लेफ्ट बैंक हो गया ये वाला हिस्सा, क्योंकि मैं इधर फ्लो कर रही हूं, तो लेफ्ट बैंक ये हिस्सा है, राइट बैंक ये हिस्सा है। तो यहां पे वही बोला जा रहा है कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना, क्योंकि यमुना जो है मेरे राइट से आके मिल रही है मुझे, है ना, राइट बैंक से आके गंगा को मिल रही है, तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। जो मेरे को नदी इस साइड से आके मिलेगी वो मेरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी।
और वहीं पर अगर कोई नदी इस डायरेक्शन में बह रही है ना, अब वो नदी इधर बह रही है, तो अब ये लेफ्ट बैंक हो गया, ये राइट बैंक हो गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पे लेफ्ट बैंक और राइट बैंक होता है। यहां पे बोला गया है कि यमुना जो है वो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि वो नदी इस साइड बह रही है, तो यमुना नीचे से आके राइट की साइड से आके मिल रही है। इलाहाबाद पे मिलती है गंगा को कौन, यमुना, ठीक है, तो वहां मिलन हो जाता है दोनों सहेलियों का। घाघरा, गंडक, कोसी जो है ये नेपाल हिमालय से आ रहे हैं, और ये भी जो है सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हमारी गंगा में मिल रही हैं। मेन ट्रिब्यूटरीज कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड्स, चंबल, बेटवा, सोन, rise from the semi-arid regions, have shorter courses, do not carry much water in them। बच्चों और भी ट्रिब्यूटरीज देखो, गंगा की ट्रिब्यूटरीज खत्म ही नहीं हो रही हैं। अभी हमने देखा यमुना भी मिल रही है, ये घाघरा, गंडक, कोसी भी मिल रहे हैं, उसके बाद चंबल, बेतवा और सोन, ये तीन और ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि कहां से आ रही है, पेनिनसुलर रीजन से आ रही हैं, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन से ये तीन ट्रिब्यूटरीज आके भी यहाँ पे मिल रही हैं, और ये जो तीनों नदियां हैं चंबल, बेतवा और सोन, ये ना सेमी एरिड रीजन से आ रही है, जहां सूखा इलाका है। दैट इज वाई इनमें ज्यादा पानी भी नहीं होता, बहुत छोटा रास्ता ये तय करते हैं, ज्यादा पानी इनमें होता नहीं है। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. Farakka in West Bengal, this is the northernmost point of the Ganga Delta। तो बच्चों यहां से भागीरथी, अलकनंदा मिले, गंगा नदी आई, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ने इसको राइट से साइड से ज्वाइन करा, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज ने इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करा। गंगा जो है इन सभी की मदद से बहती हुई चली गई, और इंडिया में नदर्न मोस्ट पॉइंट पे वो अपने पहुंचती है। यहां पर ये है वेस्ट बंगाल का फरक्का। अब फरक्का पहुंचने के बाद यहां पर द रिवर बाइफरकेट्स, बाइफरकेट का मतलब है नदी जो है बट जाती है। भागीरथी हुगली which is a distributary flows southwards through the deltaic plains to the Bay of Bengal। भागीरथी हुगली यहां नीचे निकल गया, और मेन स्ट्रीम फ्लोज साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश, जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्र, फर्दर डाउनस्ट्रीम इट इज नोन एज मेघना। तो यहां पर ना फरक्का पहुंचने के बाद ये नदी दो हिस्सों में बट गई, ठीक है। देखो मैं आपको दिखाती हूं, ये जब यहां पर फरक्का पे पहुंची तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरीज की निकलेगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी तो नीचे चली गई, एक डिस्ट्रीब्यूटरी बांग्लादेश में घुस गई, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूटरी नीचे गई है वो है हमारी भागीरथी हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी। हुगली पता है ना, हुगली नदी जो बंगाल में है, ये वही है, गंगा की ही डिस्ट्रीब्यूटरी है ये हुगली। तो ये हुगली चली गई नीचे की तरफ, और ये साउथवर्ड्स फ्लो करेगी और बे ऑफ बंगाल में यहां पे जाके डेल्टा बना के बह जाएगी। वहीं पर जो दूसरी साइड पे गंगा गई है, मेन रिवर जो इसका है, ये बांग्लादेश एंटर कर गया। बांग्लादेश में नदी जाके यहां पर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, ब्रह्मपुत्र उधर से आ रही है, गंगा इधर से आ रही है, दोनों नदियां मिली कहां, इंडिया में नहीं मिली। बहती भी दोनों इंडिया से ही आ रही थी, लेकिन बेचारा यहाँ जगह नहीं है, तो ये बांग्लादेश इनको जाना पड़ा। बांग्लादेश में जब पहुंची तो ब्रह्मपुत्र और गंगा मिल गए। ब्रह्मपुत्र और गंगा जब मिलते हैं तो इनको मिलन के बाद बोला जाता है मेघना। कहां है मां, कहां है, नोन एज मेघना। अभी लोगों को उनकी क्लास की मेघना की याद आ रही है। बच्चों ये आपकी क्लास वाली मेघना नहीं है। तो देखो यहां पर गंगा जो है बांग्लादेश में चली गई, वहां से ब्रह्मपुत्र आ रहे हैं, दोनों सहेलियां मिल गए, और यहां पर जब ये मिलकर जो नदी बनाएंगे उस नदी को बोला जाता है मेघना। दिस माइटी रिवर विद वाटर्स फ्रॉम गंगा, ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। अब ये जो दोनों नदियां मिली हैं, अब ये मिलन के बाद अपने नीचे बहकर जो है ये बे ऑफ बंगाल में मिलेंगी, बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाएंगी। बट बे ऑफ बंगाल में मर्ज होने से पहले ये एक डेल्टा बनाती हैं, बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती हैं बच्चों, और वो डेल्टा जो है उसका नाम है सुंदरबंस डेल्टा। ठीक है, क्या नाम है, सुंदरबंस डेल्टा। गंगा रिवर की लेंथ है 2500 किलोमीटर की, इंडस से थोड़ी सी कम है, बट हाँ फिर भी काफी ज्यादा है। तो 2500 किलोमीटर का रास्ता पूरी गंगा नदी तय करती है। लेकिन जो चीज आपको याद रखनी है वो ये है, गंगा नदी या भागीरथी अलकनंदा मिले, ठीक है, देवप्रयाग में, वहां से गंगा नदी चालू हुई, बहुत सी लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिली, फरक्का तक गई, नदर्न मोस्ट पॉइंट, नीचे हुगली, यहाँ जब बांग्लादेश में गई वहां पे ब्रह्मपुत्र से मिल गई और वो बन गई मेघना। मेघना जो है नीचे गई, सुंदरबंस डेल्टा उसने बनाया और मिल गई बे ऑफ बंगाल में। ठीक है जी, तो ये थी गंगा नदी। और अब हम आ गए हैं हमारे तीसरे हिमालयन रिवर पर, जो कि है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम।
कौन सा सिस्टम है? ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। चलिए, तो ब्रह्मपुत्र जो है बच्चों, अब देखो मैंने आपको बताया था पहले कि तिब्बत जो है ना, जहां पे मानसरोवर है, वहां मानसरोवर से लेफ्ट साइड पे निकल गया इंडस और राइट साइड पे वहां से निकल गया ब्रह्मपुत्र। तिब्बत के ब्रह्मपुत्र राइज इन द तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोजली टू द सोर्सेज ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। ईस्ट ऑफ मानसरोवर, यहां से ब्रह्मपुत्र निकल गई है, वहां से इंडस निकल गया था, ईस्टर्न साइड पे ब्रह्मपुत्र निकल गई है। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ब्रह्मपुत्र इंडस से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है, ज्यादा कोर्स, ज्यादा रास्ता तय करती है, और मैक्सिमम जो रास्ता है वो भारत के बाहर ही तय कर लेती है। यहां से जब पूरी बच्चों ब्रह्मपुत्र बहती हुई आ रही है, बहती हुई आ रही है, इंडिया तो यहां जाके पहुंच रही है, पहले से ही बहती हुई आ रही है, नेपाल के ऊपर से देखो वहां पे, तिब्बत के वहां से flows eastwards parallel to the Himalayas. On reaching the Namcha Barwa, it takes a U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called Dihang and it is joined by the Dibang, Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. ध्यान से सुनना, बहुत लंबा सा पैराग्राफ लिखा है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मानसरोवर से ईस्ट साइड पे गई, ठीक है, ये पहुंची है बच्चों हमारे नामचा बरवा पे। नामचा बरवा एक पहाड़ है, ठीक है। नामचा बरवा पहुंचते ही वहां से ये नदी ले लेती है एक यू टर्न, तो पूरी यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, नामचा बरवा पहुंची, यू टर्न ले लिया। यू टर्न लेके अब ये नामचा बरवा से कह रही है हाँ जी आ जाते हैं, इंडिया भी आ जाते हैं। यू टर्न लेने के बाद ये इंडिया एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू। कहां से एंटर कर रही है? यहाँ पे ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है थ्रू अ गॉर्ज, भाई मतलब पहाड़ को ऐसे चीरती हुई आती है, गॉर्ज बनाती हुई। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग। अब यहां पर इस नदी को दिहांग बोला जाएगा। जब ये एंटर हो रही है तो इसको दिहांग बोला जाएगा, ठीक है। वहां पर इसको दो और नदियां मिलती हैं, कौन सी? वहां पर दिहांग जो कि हमारी ब्रह्मपुत्र है, इसको मिल जाती है दिबांग और लोहित एंड मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर इसको दिबांग, लोहित यहाँ से आगे ज्वाइन कर रहे हैं। और बच्चों ये सभी जो है अब हमारे ब्रह्मपुत्र में मिल गए हैं और ब्रह्मपुत्र और नीचे 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 यहाँ बहने लग गई है, ठीक है। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसको आसाम से भी ज्वाइन करती हैं, तो सारा नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मिलाप हो गया है सभी का। और ये नदी जो है फिर अपना कोर्स और भी ज्यादा एक्सपैंड कर कर फ्लो करने लगती है। उसके बाद तिब्बत में रिवर कैरी स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेस सिल्ट, कोल्ड, ड्राई एरिया। इंडिया में इट passes through a region of high rainfall. Here the river carries a large volume of water, considerable amount of silt. Brahmaputra braided channel है, entire length in Assam forms many riverine island. Okay. जब ये नदी तिब्बत में बह रही थी तो बेचारी बड़ी कमजोर थी, मैल नरिश्ड थी। लेकिन बच्चों जब ये नदी इंडिया में आती है, ठीक है, दिहांग हमारी इंडिया में आके दिहांग, ठीक है, दिबांग, लोहित मिल गए और भी आके सारे मिल गए। और हमारी जो नदी है बच्चों यहाँ पर अब क्योंकि एरिया भी ऐसा है नॉर्थ ईस्ट का, आपको पता है, जहाँ बरसात बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा है, तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हमारी हट्टी कट्टी नदी बन जाती है। यहाँ पर वो अपना कोर्स बहुत एक्सपैंड कर लेती है और बहुत एक हट्टी कट्टी सी नदी बन जाती है, बहुत सारा पानी इसमें आ जाता है जब ये इंडिया में प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर इसका एक ब्रेडेड चैनल है, आसाम के अंदर बहुत से रिवराइन आइलैंड ये फॉर्म करते हैं। रिवराइन आइलैंड का मतलब है क्योंकि अपने साथ बहुत सैंड, सिल्ट लेकर आ रही है, कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आ रही है, तो बीच बीच में क्या है, नदी बह जब रही है ना, तो बीच बीच में ना कहीं पर डिपॉजिट होते जा रहे हैं सैंड, सिल्ट, तो वहां पर ना एक सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे आइलैंड बनते जा रहे हैं। कहाँ पे? रिवर के अंदर ही। रिवर के अंदर ही जो आइलैंड बन गए तो उनको रिवराइन आइलैंड बोला जाता है, क्योंकि बीच में रिवर जो है डिपॉजिट करती चली जा रही है बहुत सारी सिल्ट को, ठीक है, तो उससे छोटे छोटे से आइलैंड्स क्रिएट होते जा रहे हैं रिवर के बीच में ही। रिवराइन आइलैंड बहुत ज्यादा इसमें पाए जाते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। ऑब्वियसली इंडिया में आ रही है, वैसे ही बहुत पानी मिल रहा है और ऊपर से जब रेनी सीजन होगा तब तो और ज्यादा बारिश और तेज बहाव पानी का, ब्रह्मपुत्र अपना जो रास्ता है, जो बैंक है, उसी को ही ओवरफ्लो कर देती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है। वाइड स्प्रेड डेवेस्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन आसाम एंड बांग्लादेश, ठीक है बच्चों। तो जब रेनी सीजन है, एक्सपैंड कर दिया है अपना कोर्स, बैंक को छोड़ छाड़ के निकल पड़ी है ब्रह्मपुत्र, और उस समय के दौरान ये बहुत सारी बाढ़ लेकर आती है आसाम में भी और बांग्लादेश में भी। ब्रह्मपुत्र को सांगपो बोला जाता है तिब्बत में और जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में। तो देखो हर जगह पे अलग अलग नाम है, हम ब्रह्मपुत्र बुला रहे हैं ना, लेकिन तिब्बत वाले सांगपो बुलाते हैं।
और वहीं पे बांग्लादेश में जब घुसती है तो यहाँ पर इसको जमुना बुलाया जाता है। चलो फिर गंगा भी आ जाती है इसकी, फिर मेघना बन जाते हैं, जमुना बुलाया जाता है इसको। आगे देखिए, अब जो है यहां तक हमने जो तीनों हमारे हिमालयन रिवर्स थे वो तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र तीनों हमने समझ लिए हैं। अब बचा पार्टी, हम लोग आ गए हैं हमारे पेनिनसुलर रिवर्स को समझने के लिए। कौन कौन से हैं पेनिनसुलर रिवर? तो देखो यहां पर जूम होगा क्या ये? अरे भाई ये तो दिखेगा ही नहीं, छोड़ो, इतना छोटू छोटू उस पर लिखा है, क्या ही दिखेगा, है ना। ऐसे ही रखते हैं इसको, हिला डाली है स्क्रीन, चलिए छोड़िए। ओके, तो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे ना पेनिनसुलर रीजन के अंदर, ये पूरा हमारा पेनिनसुलर रीजन है, आप सभी को पता है कि पूरा हमारा पेनिनसुलर रीजन है। इस पूरे पेनिनसुलर रीजन पे आप अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करो, मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के पेनिनसुलर रिवर्स हैं। एक है जो वेस्ट साइड पे फ्लो कर रहे हैं और एक है जो ईस्ट साइड पे फ्लो कर रहे हैं। ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड है। बहुत से हमारे यहाँ पे दो रिवर्स जो मेन है, नर्मदा और तापी, ये कहाँ फ्लो कर रहे हैं? वेस्ट साइड पे। वहीं पे बहुत सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ये हमारे सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, ठीक है, तो कुछ वेस्ट फ्लोइंग है, कुछ ईस्ट फ्लोइंग है। नाउ मेन वाटर डिवाइड इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। बच्चों यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है वो ना एक तरीके से एक वाटर डिवाइड का काम कर रहे हैं। तो इनका जो स्लोप है उसके यहाँ पर तो चलो क्या ही जगह है, तो वहां तो पानी जाएगा, एक अलग ड्रेनेज बेसिन बनेगा, लेकिन वहीं पर यहाँ पर भी वो एक तरीके से पानी 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 नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे एक ड्रेनेज बेसिन वो क्रिएट करे, डिवाइड क्रिएट करे। वाटर डिवाइड मैंने समझाया था ना, वाटर डिवाइड क्या है, जैसे स्लोप है तो इसके इस साइड भी ड्रेनेज बेसिन, इस साइड भी ड्रेनेज बेसिन, तो वही चीज है, क्योंकि ये स्लोप है तो इसके उस साइड भी ड्रेनेज बेसिन, इस साइड भी ड्रेनेज बेसिन, एक वाटर डिवाइड क्रिएट हो रहा है। मेजर रिवर्स पेनिनसुला के हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो कि ईस्टवर्ड्स फ्लो करते हैं। ये चार नदियां हमारी ईस्ट वाली हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, तो इनकी बात करेंगे हम लोग। उसी के साथ मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स, ये भी बच्चों नदियां यहाँ पे डेल्टा बना रही हैं, बहुत सारे डेल्टाज को बनाया जा रहा है, ठीक है, और फिर ये समुद्र में मिलती हैं। Numerous small streams flowing west of the Western Ghats and Narmada, Tapi are the only long rivers which flow west and make estuaries. अब देखिए बच्चों, इसको मैं जरा इरेज करती हूँ और आपको एक चीज समझाती हूँ। देखो दो तरीके हैं जिससे कि कोई भी नदी समुद्र में मिलती है। एक तो तरीका हमने देखा कि नदी जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गई बहुत सारे अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स में और उसने बना लिया है एक डेल्टा। तो हमारी जितनी भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो ईस्ट साइड पे जा रही हैं वो तो डेल्टा बना रही हैं और बे ऑफ बंगाल में प्रवेश कर रही हैं। वहीं पर जो हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं जो इस साइड आ रही हैं वो क्या फॉर्म कर रही हैं? वो फॉर्म कर रही हैं एस्टुअरीज। एस्टुअरीज का मतलब है कि समुद्र से मिलने से पहले सीधी सीधी जाके मिल रही हैं, ये ना डिवाइड नहीं हो रही है, जो है डेल्टा नहीं क्रिएट कर रही है, ये डायरेक्टली जाकर समुद्र में मिल जा रही हैं। ओके, तो यहां पर वही बात हो रही है, डेल्टास बनाते हैं कुछ नदियां। उसके बाद न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स वेस्टर्न घाट के वेस्ट में, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एक तरीके से वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है वो वाटर डिवाइड है, तो इस साइड तो चलो ड्रेनेज बेसिन क्रिएट कर ही रहा है, अभी जो थोड़ी सी जगह कोस्ट के साइड में इस साइड बची है तो वहां पे भी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जो कि बहती जा रही हैं। ठीक है, नर्मदा, तापी सिर्फ दो वो नदियां हैं जो वेस्ट फ्लोइंग यहाँ पर मेन नदियां हैं, मेन, छोटी छोटी तो बहुत है लेकिन मेन नर्मदा, तापी दो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो कि एस्टुअरी बना रही है, मतलब सीधी सीधी जाके समुद्र में मिल जाती है, डेल्टा फॉर्म नहीं करती, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, सीधी सीधी मिल जाती है, तो दैट इज एन एस्टुअरी। ओके, लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रीजन विच इज द नर्मदा रिवर। नर्मदा बेसिन की बात करते हैं। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश, flows towards the west in a rift valley formed due to faulting। पहले यहीं तक समझते हैं फिर आगे चलेंगे। तो देखिए बच्चों, नर्मदा नदी ये रही, मैं इसको ब्लैक कलर से आपको वो कर देती हूँ, ये रही, ठीक है, वेस्ट फ्लो करती हुई रिवर है। नर्मदा नदी ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक हिल्स में। अमरकंटक हिल्स यहाँ पर है, अमरकंटक हिल्स में ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वो ना मतलब एक प्लेटू रीजन सॉर्ट ऑफ है, तो वो क्या करता है, बारिश का पानी बहुत सोख लेता है और फिर धीरे धीरे उस पानी को रिलीज करता है, तो वो जो पानी रिलीज करता है उसी से नर्मदा नदी बहनी चालू होती है, धीरे धीरे वो पानी रिलीज होता है और नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है। रिफ्ट वैली क्या है, जैसे दो पहाड़ के बीच में कैसे
फोल्ड सा बन गया नीचे, फोल्ड मतलब फॉल्ट बन, फोल्ड नहीं फॉल्ट बन गया, ठीक है। जैसे दो पहाड़ है, उनके बीच में से फॉल्ट बन गया, ठीक है, बीच में फॉल्ट बन गया, एक डिप्रेशन सा बन गया, उसी डिप्रेशन से रिफ्ट वैली से ये फ्लो करती हुई जाती है। फॉल्टिंग पता है ना आपको, देखो दो प्रोसेस होते हैं, जब प्लेट साथ में आती है तो वो फोल्ड होती चली जाती है, तो वो होता है फोल्डिंग। जब प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं और एक ऐसा डिप्रेशन सा क्रिएट करती हैं, तो वो होता है फॉल्टिंग। तो यहाँ पे वही बात है, वो जो फॉल्ट बना है बीच में, जो डिप्रेशन बना है, उस डिप्रेशन के थ्रू ये फ्लो करती हुई वेस्टवर्ड्स जाती हैं। मार्बल रॉक्स, जबलपुर के पास में नर्मदा फ्लोज थ्रू अ डीप गॉर्ज, धुआंधर फॉल्स वेयर द रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स, सम ऑफ द नोटेबल फीचर्स। तो यार मार्बल रॉक्स ये फॉर्म करती है इस तरीके का, ऐसे 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 स्टेप्स में काट देती है रॉक्स को। मार्बल रॉक्स जबलपुर के पास फॉर्म करती है, जहां पे एक डीप गॉर्ज वही काटती हुई निकलती है आई शेप में। एंड धुआंधर फॉल्स हैं जहां पर ये नदी स्टीप रॉक, बहुत लंबी ऊंचाई से ऐसे स्टीप तरीके से गिरती है नीचे की तरफ, तो वो फॉल एक सॉर्ट ऑफ बन जाता है। धुआंधर फॉल्स हैं, धुआं ही धुआं वहां हो जाता है नदी के फ्लो की वजह से, इतनी तेज फ्लो करती हैं। ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा आर वेरी शॉर्ट, तो जितनी भी नदियां नर्मदा में मिलती हैं बहुत छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। तो देखो ये कैसे ज्वाइन कर रही है, राइट एंगल्स पे ज्वाइन कर रही हैं। मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, ड्रेनेज पैटर्न। राइट एंगल पे जब नदियां मिलती हैं, जब ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं मेन नदी को, उस पैटर्न को क्या बोलते हैं बच्चों? आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख कर बताएंगे, ठीक है। जब ट्रिब्यूटरीज किसी मेन नदी को राइट एंगल्स पे ज्वाइन करती हैं, उस पैटर्न को, ड्रेनेज पैटर्न को हम किस नाम से बुलाते हैं? आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएंगे। आगे देखिए, नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों को कवर करती है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों हम आते हैं तापी पर। अब तापी भी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो बिल्कुल नर्मदा के इधर साउथ में आपको दिखती है। मैं पता नहीं व्हाइट कलर से क्यों कर रही हूँ, ये ब्लैक से आपको ज्यादा पता चलेगा। तो नर्मदा ये ऊपर थी, तापी आपकी ये रही। सतपुरा रेंजेस, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सतपुरा रेंज, अब ये सतपुरा रेंज से चालू हो रही है, ठीक है, जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश की, वहां से चालू होती है, वेस्ट की तरफ बहती है। ये भी रिफ्ट वैली में बह रही है, नर्मदा की तरह ही, नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल है। जिस नर्मदा इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, नर्मदा के पैरेलल है। और लेकिन नर्मदा के मुकाबले जो रास्ता ये कवर कर रही है वो काफी कम है। नर्मदा नदी ज्यादा रास्ता कवर कर रही है, थोड़ी लंबी है। देखो नर्मदा नदी थोड़ी ज्यादा लंबी है, ये थोड़ी शॉर्ट है ना, तो शॉर्टर इन लेंथ है। इसका बेसिन कवर करता है मध्य प्रदेश, गुजरात। बेसिन मैंने आपको बताया था ना क्या होता है, ड्रेनेज बेसिन, जहां पे एक नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हुई जा रही होती है। तो जो ड्रेनेज बेसिन ये कवर करती है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का। कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो, द कोस्टल रिवर्स आर वेरी शॉर्ट। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपूजा एंड पेरियार। अच्छा बच्चों, यही तक थी हमारी तापी। तापी के बारे में सिर्फ इतना बताया गया है कि ये, जैसे देखो एक चीज याद रखिएगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पर अगर क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ नर्मदा और तापी याद रखने हैं। नर्मदा ओरिजिनेट हो रही थी अमरकंटक हिल्स में, तापी ओरिजिनेट हो रही है सतपुरा रेंज में। दोनों ही नदियां रिफ्ट वैली के थ्रू बह रही हैं, वेस्ट साइड पे जा रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, नर्मदा थोड़ी ज्यादा लंबी है, तापी उसके मुकाबले थोड़ी छोटी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों अब यहां पर जो बात हो रही है वो एक अलग सी बात हो रही है कि जो कोस्टल प्लेन है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, आप सभी को पता है ये रहा अरेबियन सी और यहां पर है वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में जो जगह बच गई है, जो स्ट्रिप बच गई है, यह है आपके कोस्टल प्लेन। तो क्योंकि वो कोस्टल प्लेन बहुत ही छोटे से हैं, बहुत नैरो हैं, कम जगह है वहां पर, इसलिए वहां पर कोस्टल रिवर्स जो हैं, जो यहाँ छोटी छोटी नदियां बनती भी हैं, वो काफी बहुत कम होती हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है ना, सीधा समुद्र में बह जाएंगी, यहाँ से बहेंगी भी तो सीधा समुद्र में निकल पड़ेंगी। तो उनका जो कोर्स है काफी छोटा होता है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार है, ये सब भी है, बट आपको नर्मदा तापी याद रखने हैं। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब बच्चों हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली हमें दिख रहा है, ये है आपकी महानदी, ठीक है, ये आपकी यहाँ पर है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी यहीं पर है नदियां। ओके, तो ये गोदावरी है, गोदावरी यहाँ से चलती चली जा रही है, देखो सारी नदियां आके मिल रही हैं। ये आपकी कृष्णा, ये आपकी कावेरी। तो ये आपकी जो 4 ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं इनकी हम बात करने वाले हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखिए गोदावरी की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ये, सबसे ज्यादा लंबी नदी
जो कि पेनिनसुलर रीजन में पाई जा रही है। अगर किसी ने पूछ लिया लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर रीजन, तो इट इज गोदावरी। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, लार्जेस्ट। राइजेस फ्रॉम द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे जो वेस्टर्न घाट है, वहां से ओरिजिनेशन हो रहा है हमारे गोदावरी का। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है और ये जाकर मिल जाती है बे ऑफ बंगाल से, जो हमारा समुद्र है ईस्टर्न साइड पे। ड्रेनेज बेसिन ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है बच्चों, जो एरिया ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज कवर करती है, वो भी सबसे ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू एनी अदर पेनिनसुलर रिवर। ठीक है, तो लंबाई में भी सबसे ज्यादा लंबी है, ड्रेनेज बेसिन के मुकाबले में भी सबसे ज्यादा बड़ा इसका ड्रेनेज बेसिन है। 1500 किलोमीटर का रास्ता तय करके बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। ओरिजिनेट कहां से होती है, तो देखो ये गोदावरी है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, यहां से ओरिजिनेट हो रही है, वेस्टर्न घाट से बहती चली जा रही है और यहां पर ये जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। और मैम जो है फिर से व्हाइट कलर का यूज करते हुए, तो ये देखिए बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है, बह रही है। तो ये देखो यार, आपको पता ही चल जाएगा यहाँ से आके ये नदी, ये नदी, ये नदी, कैसे इसमें नदियां मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है। तो इसका ड्रेनेज बेसिन बहुत बड़ा है। ओके, गोदावरी जॉइंड बाय नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज पूर्ण, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वैनगंगा एंड पैनगंगा। ठीक है, तो ये सारी हमारी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि गोदावरी में मिल रही हैं। तभी तो ड्रेनेज बेसिन इतना बड़ा बन रहा है, क्योंकि इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही हैं। पूर्ण है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजरा है, वैनगंगा, पैनगंगा, ये सारे नाम बच्चों आपको पता होने चाहिए। 2-3 तो पता ही होने चाहिए कि कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। उसके बाद एक और चीज है गोदावरी की, कि गोदावरी को दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? दक्षिण गंगा। दक्षिण का मतलब होता है साउथ, और गंगा नदी, जैसे नॉर्थ में हमारी गंगा नदी है, वैसे ही उसी हिसाब से उसको कंपेयर करा जाता है कि साउथ में, पेनिनसुलर रीजन में हमारी गंगा के जैसी है गोदावरी। जितनी इंपॉर्टेंट गंगा है उतनी इंपॉर्टेंट गोदावरी है, और जितने स्केल पे गंगा है उतने स्केल पे गोदावरी है, तो उस हिसाब से उसको दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है यहां पर हमारी महानदी। तो महानदी ये गोदावरी के ऊपर है, इस साइड है महानदी, है ना, ये है महानदी। Now, Mahanadi rises in the highlands of Chhattisgarh, flows through Orissa to reach Bay of Bengal. Length of river is 860 kilometers. Drainage basin shared by Maharashtra, Chhattisgarh, Jharkhand and Orissa. बड़ी सिंपल से फैक्ट्स हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं है। बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड्स है बच्चों, जो प्लेट्यू एरिया है सेंट्रल हाईलैंड का, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। तो भाई प्लेट्यू ने पानी सोख रखा है, धीरे धीरे वो पानी रिलीज कर रहा है, वही रेन वाटर जो है वो धीरे धीरे वो रिलीज कर रहा है, और उसी से हमारी ये महानदी निकलती है, ओडिशा में फ्लो कर रही है और बे ऑफ बंगाल को पहुंच रही है। लेंथ देखो बहुत कम है, बाकियों के हिसाब से 860 किलोमीटर, वो भी बहुत होता है, बट स्टिल कम है एज कंपेयर टू द अदर। ड्रेनेज बेसिन जहां जहां इसका रिवर सिस्टम है वो कौन सी जगह है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, इन सब स्टेट्स में बह रही है। नेक्स्ट आता है कृष्णा। कृष्णा जो है बच्चों ये रहा, गोदावरी के बिल्कुल नीचे ये रहा कृष्णा। ठीक है, कृष्णा नदी जो है ये जो है महाबलेश्वर के पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ओरिजिनेट करती है, वहां से स्प्रिंग हो रही है। ये 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई अच्छी है, 1400 किलोमीटर लंबी इसकी वो है, लेंथ है, उतनी लॉन्ग है, और फिर ये बे ऑफ बंगाल पहुंच रही है। तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मूसी, भीम, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है। तो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हमारे कृष्ण नदी की भी हैं। तुंगभद्रा इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वन ऑफ द वेरी मेन ट्रिब्यूटरीज। देखो ये रही तुंगभद्रा, ठीक है, ये मैंने व्हाइट से बना दिया है, तो ये आपकी कृष्णा है, ठीक है, बह रही है। उसी के साथ यहाँ पर देखो रेड से बनाती हूँ, ये रही आपकी तुंगभद्रा जो इसमें आपके आके मिल रही है। ठीक है, तो ये इसकी एक बहुत मेन ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद कोयना भी है, कि कोयना, टेंशन मत लो मैं भी आ रहा हूँ। घाट प्रभा है, मूसी है, भीम है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज इससे आके मिल रही हैं। और कृष्ण नदी भी काफी लंबाई में ज्यादा है। ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इसका पाया जाता है। और फिर लास्ट पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, जो कि है आपकी कावेरी। ठीक है, कुंवारी नहीं है, ये कावेरी है। ये कावेरी जो है नदी राइजेस इन द ब्रह्मागिरी डिस्ट्रिक्ट, ब्रह्मागिरी रेंज जो है वेस्टर्न घाट की, वहां से निकल रही है। तो ये भी वेस्टर्न घाट से आ रही है, देखो यहां से कहीं से आ रही है, वेस्टर्न घाट से आ रही है। रीचेस द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कड्डलौर इन तमिलनाडु। टोटल लेंथ इज 760 किलोमीटर। ज्यादा लंबाई नहीं है, क्योंकि ये वाला रीजन भी ऐसे नैरो हो गया है पेनिनसुलर वाला,
तो ये ज़्यादा यहाँ लंबाई नहीं है, ऑल्दो वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट हो रही है, आ रही है, बट इट इज़ जस्ट 760 किलोमीटर लॉन्ग। एंड हम लोग देखते हैं कि बे ऑफ बंगाल पहुंचती है साउथ ऑफ कड्डलोट, तमिलनाडु के बिल्कुल नीचे बे ऑफ बंगाल की तरफ पहुंचती है। मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी हैं अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं और कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के हिस्से को ये नदी ड्रेन करती हुई जाती है। ठीक है जी, तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो रिवर्स थे वो तो खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे पहुंच गए हैं लेक्स की बात करने के लिए। किसकी बात करने के लिए? लेक्स की बात करने के लिए आ गए हैं। फटाफट से देखते हैं। तो lakes of large extent called the seas like the Caspian, the Dead and the Aral seas. India has many lakes. These differ from each other in the size and other characteristics. Most lakes are permanent. Some contain water only during the rainy season, like the lakes in the basins of inland drainage of semi-arid regions. तो देखो यार लेक्स जो है जैसे जहाँ पे थोड़ा बहुत डिप्रेशन क्रिएट होता है वहाँ लेक क्रिएट हो जाती है, वहाँ लेक बन जाती है। ठीक है, तो लेक जो है जब बड़ी लेक है तो उसको सी बोलते हैं, जैसे कि कैस्पियन सी, डेड सी, एरल सीज। इंडिया में बहुत सारी लेक्स हैं, कुछ साइज में छोटी बड़ी उस हिसाब से वेरी करती है, कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरी करती हैं। मैक्सिमम लेक्स परमानेंट होती है, मतलब परमानेंटली पाई जाती हैं। सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कुछ ऐसी लेक्स हैं जहां पानी सिर्फ बरसात के टाइम पे होता है, जैसे कि इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन। जैसे कोई सेमी एरिड रीजन है, इनलैंड ड्रेनेज होता है जैसे शहर वहर जहाँ पे है तो वहां का सारा जो पानी पहाड़ वहाड़ से आके एक जगह पे इकट्ठा हो गया तो वो इनलैंड ड्रेनेज हो गया। ठीक है, इनलैंड ड्रेनेज जो है सेमी एरिड रीजन का, जो थोड़े सूखे इलाके होते हैं वहां की लेक्स भी है जहाँ पे पानी सिर्फ रेनी सीजन के दौरान है, क्योंकि वो सेमी एरिड रीजन है। बारिश के टाइम पे लेक में पानी आ गया, बाकी टाइम नहीं है। सम लेक्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, आइस शीट्स फॉर्म्ड बाय विंड, रिवर एक्शन एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो कभी कभी लेक्स जो हैं ग्लेशियर के पिघलने से फॉर्म हो रही हैं, कहीं डिप्रेशन में जाके बस रहा है पानी, कहीं पे आइस शीट के पिघलने से फॉर्म हो रही है, या फिर कुछ लेक जो है हवा से, पानी, रिवर एक्शन से। रिवर्स भी, जैसे वो ऑक्सबो लेक नहीं बना दी थी रिवर ने, एक जगह पे एक छोटी सी लेक बना दी, या फिर ह्यूमंस ने भी लेक्स को क्रिएट करा है, वो आर्टिफिशियल लेक्स हो जाएंगी। A meandering river across a floodplain forms cutoffs that later develop into oxbow lakes. Spits bars from lagoons in the coastal areas, example the Chilika Lake, the Pulicat Lake, the Koleru Lake. तो यहाँ पर बच्चों बात हो रही है कि meandering river जो है, जो इस तरीके का रिवर है ना, जब वो बीच में कट ऑफ कर लेता है, तो यहाँ पे ऐसे सीधा बहने लग गया और यहाँ पर एक तरीके का कट ऑफ उसने बना दिया, तो वो आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा प्ले नहीं होगा ये ना, वैसे एक जिफ है, ये प्ले नहीं हो रहा है बट कोई नहीं, तो इस तरीके की ऑक्सबो लेके बना देता है। स्पिट्स एंड बार्स फ्रॉम लगून्स इन द कोस्टल एरियाज। लगून्स क्या होते हैं? जैसे एक कोस्टल एरिया है कुछ इस तरीके का, है ना, और यहाँ पर बहुत डेपोजिशन हो गई, तो ये जो पानी क्रिएट हो गया है, ये डेपोजिशन हो गई यहाँ पे इस कोस्टल एरिया में, तो ये जो पानी इस तरीके का यहाँ रह गया है समुद्र वाला इस साइड पे, बाकी समुद्र इस साइड पे, तो ये एक लगून बन जाता है। तो लगून्स भी क्रिएट होते हैं कोस्टल एरियाज में, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू लेक। लेक्स इनलैंड ड्रेनेज में भी पाई जाती हैं, जो कि सीजनल भी होती है। फॉर एग्जांपल सांभर लेक जो राजस्थान में है, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट वाटर लेक है, एंड वाटर जो है इसका नमक प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओके, फ्रेश वाटर लेक्स है हिमालयन रीजन की, जिनका ओरिजिन है ग्लेशियर ओरिजिन की होती हैं, वो ग्लेशियर से पैदा हुई हुई हैं। जब ग्लेशियर डग आउट अ बेसिन विच इज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, तो ग्लेशियर से कभी कभी क्या है, छोटा सा डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, जो बाद में स्नो मेल्ट से जब बर्फ पिघलती है उस पानी से भर जाता है, तो वो लेक बन जाती है। वुलर लेक जम्मू कश्मीर में टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है, टेक्टोनिक प्लेट्स की एक्टिविटी से बनी है। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया में, कौन सी? वुलर लेक। डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारापानी, कुछ अदर इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स भी मौजूद हैं। डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज आल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स सच एज गुरु गोबिंद सागर व्हिच इज द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। तो हम लोग देखते हैं जब रिवर्स को हमने डैम्स वहां पे बनाए, ठीक है, हाइडल पावर यानी कि बिजली जनरेट करने के लिए, उससे भी हमारी लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि गुरु गोबिंद सागर लेक और भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, वही भाखरा नंगल डैम है, उसी के थ्रू गुरु गोबिंद सागर लेक का भी जनरेशन हुआ है। वही जो इंपाउंडमेंट क्रिएट हुई डैम से, उससे लेक बन गए। ओके, अब लेक की एडवांटेज क्या है बच्चों, जरा इस चीज को भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे हमको लेक से मिलते हैं। सबसे पहली चीज है, इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वाटर। सो बच्चों, पानी का जो फ्लो है, रिवर का जो फ्लो है, रिवर के बैंक्स, बहुत बारी रिवर ओवरफ्लो करके इधर उधर को चल पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, लेकिन हमारी लेक के होने से कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे
रिवर का जो फ्लो है वो रेगुलेट होता है क्योंकि वो लेक के इम्पाउंडमेंट में आके वो पानी रह जाता है। हैवी रेनफॉल के दौरान प्रिवेंट्स फ्लडिंग ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। तो जब हैवी रेनफॉल है, ज्यादा बारिश है, तो लेक्स में पानी जो है आ जाता है रिवर का, तो बाढ़ आने से बचाता है। एंड ड्राई सीजन के दौरान जब सूखा पड़ जाता है तब लेक में पानी है तो उससे एक इवन फ्लो रहता है। हाइडल पावर को डेवलप करने में, बिजली जो जनरेट होती है थ्रू वाटर, ठीक है, तो उसमें भी मदद करता है। साथ ही में मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, मेंटेन्स द एक्वाटिक इकोसिस्टम, एनहांसेस नेचुरल ब्यूटी, हेल्प्स डेवलप टूरिज्म, प्रोवाइड्स रिक्रिएशन फैसिलिटी। तो लेक जहां पर भी होती है वहां पे आसपास का क्लाइमेट जो है वहां पे इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखती है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, वहां जो मछलियां रह रही हैं, सारे एक्वाटिक जीव जंतु रह रहे हैं, उनके लिए इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। किसी भी जगह की जहां पे लेक है, सुंदर लगती है वो जगह, तो वहां की नेचुरल ब्यूटी के एनहांसमेंट करती है। टूरिज्म फैसिलिटीज और रिक्रिएशन, तो लोग घूमने फिरने भी जाते हैं जहां पर लेक होती है, लोग नैनीताल जाते हैं लेक वगैरह की वजह से ही, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात आती है रिवर्स की, हमारी इकोनॉमी में उसका रोल क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था में रिवर्स का रोल क्या है। Rivers have been of fundamental importance throughout human history, and water from the rivers is a basic natural resource essential for various human activities used for irrigation, navigation, hydropower generation. तो हाँ जी बच्चों, बहुत पहले से ही रिवर जो है हमारे सभी लोगों के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। लोग पहले के टाइम पे नदियों के किनारे ही, नदियों के पास ही बसा करते थे। इनिशियल जो सिविलाइजेशंस थी वो नदियों के आसपास ही आपको देखने को मिलेंगी, रिवर बैंक्स के आसपास। रिवर्स का जो पानी है वो एक बेसिक नेचुरल रिसोर्स है और हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। चाहे वो आपका एग्रीकल्चर है, उसमें इरिगेशन के लिए आपको पानी चाहिए, या फिर आपकी इंडस्ट्रीज में आपको बिजली चाहिए, उसके लिए आपको हाइडल पावर जनरेशन चाहिए, ठीक है। तो इरिगेशन, नेविगेशन करने के लिए हमारे शिप्स, बोट्स, हर किसी को हाइडल पावर जनरेशन करने के लिए एवरीवन नीड्स दिस रिवर वाटर। लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अनदर साइड टू इट, रिवर पोल्यूशन। हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं ये जो रिवर है इसको इतना ज्यादा पोल्यूट कर दिया है कि हमारी नदियां अब साफ नहीं रही। हम लोग देखते हैं ग्रोइंग डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल डिमांड फॉर वाटर फ्रॉम द रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो क्योंकि इतना ज्यादा डिमांड बढ़ गई है तो लोग एक तो उसको एक्सप्लॉइट करना उन्होंने चालू कर दिया है। दे हैव स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया है। और मोर एंड मोर वाटर बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स रिड्यूसिंग देयर वॉल्यूम। ज्यादा से ज्यादा पानी रिवर्स का इस्तेमाल करा जा रहा है जिससे रिवर की जो वॉल्यूम है पानी की वो कम होती जा रही है। हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एम्प्टीड इनटू द रिवर। बिना सोचे समझे बहुत सी इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक वेस्ट को जो है डाल दिया जाता है नदियों में, जिससे कि नदियों को पोल्यूट किया जा रहा है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी बट ऑल्सो द सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो इससे रिवर की क्वालिटी तो खराब हो ही रही है, प्लस जो एक रिवर की सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी होती है, रिवर नदियां अपने आप को खुद ही साफ करती हैं, है ना, बहती इधर से उधर साफ करती हैं, बट उस सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी को भी आपने कहीं का नहीं छोड़ा क्योंकि आपने इतना ज्यादा उनको गंदा कर डाला है। Given the adequate stream flow, Ganga water able to dilute and assimilate pollution loads within 20 km of large cities, but the increasing urbanization and industrialization do not allow it to happen, and the pollution level of many rivers has been rising. Concern over rising pollution in our rivers led to the launching of various action plans to clean the rivers. तो स्ट्रीम फ्लो बनाए रखने के लिए गंगा वाटर डाइल्यूट करती है, बहुत सारा पोल्यूशन एसिमिलेट कर लेती है, लेकिन स्टिल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने की वजह से बहुत से रिवर्स जो है उनका पोल्यूशन लेवल बढ़ता फिर भी चला जा रहा है, वही सेल्फ क्लेंजिंग कैपेसिटी खत्म ही हो चुकी है। राइजिंग पोल्यूशन, जो ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, इससे बहुत से हमने एक्शन प्लान्स भी हम लेकर आए हैं जिससे कि हम लोग रिवर्स को साफ करना चाहते हैं, उनको क्लेंस करना चाहते हैं, वापस रिस्टोर करना चाहते हैं। तो बच्चों ऐसे ही एक प्लान है NRCP विच इज द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान। ऐसी एक प्लान की बात करते हैं। Activities of Ganga Action Plan Phase 1 initiated in 1985 were declared closed on 31st March 2000. Ganga Action Plan Phase 2 has been merged with the NRCP. The expanded NRCP now covers 152 towns located along 27 interstate rivers in 16 states. तो गंगा एक्शन प्लान आया था जहाँ पे डेफिनेटली गंगा रिवर को साफ करने की बात हो रही थी, गंगा रिवर को रिस्टोर करने की बात हो रही थी। उसका फेज 1 आया जो कि 1985 में आया, लेकिन 31 मार्च 2000 को फेज 1 बंद कर दिया। सेकेंड फेज जो आया गंगा एक्शन प्लान का, उसको NRCP यानी कि नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान के साथ मर्ज कर दिया। अब ये जो प्लान है 152 टाउन्स में है, 27 इंटरस्टेट रिवर्स इसमें शामिल है और 16
राज्यों में मौजूद है। अंडर दिस एक्शन प्लान पोल्यूशन अबेटमेंट वर्क्स आर बीइंग टेकन अप इन 57 टाउन्स। तो पोल्यूशन हटाने का काम चल रहा है 57 टाउन्स में। टोटल 215 स्कीम्स ऑफ पोल्यूशन अबेटमेंट हैव बीन सैंक्शन। 215 स्कीम जो है पोल्यूशन को हटाने की, उनको सैंक्शन कर दिया गया है। सो फार 69 स्कीम्स हैव बीन कंप्लीटेड अंडर दिस एक्शन प्लान। मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज इज टारगेटेड टू बी इंटरसेप्टेड, डाइवर्टेड एंड ट्रीटेड। तो 69 स्कीम्स कंप्लीट भी हो गई हैं, बाकी बची हैं जिनको कंप्लीट करा जाएगा ओवर टाइम। बहुत से मिलियन लीटर्स ऑफ सीवेज को टारगेट किया गया है, जिसको डाइवर्ट करा जाएगा, ट्रीट करा जाएगा, ठीक करा जाएगा रिवर को। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट वाली जो चीज़ है आप इसको पढ़ लीजिए, इसको रीड कर लीजिए एक दो बारी, बस उतना ही मैं बोलूंगी। बाकी जो सारा इंपॉर्टेंट इसमें है चैप्टर के अंदर वो वहीं तक है, लेक्स की एडवांटेजेस तक। ठीक है, जो रिवर पोल्यूशन है, जो प्लान्स है, वो थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो कि अगर उस पर क्वेश्चन आ गया तो, जो कि आता नहीं है ज्यादातर। बाकी देखिए इस चैप्टर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके ड्रेनेज बेसिन को पढ़ना, अलग अलग जो रिवर सिस्टम्स है हमारा पेनिनसुलर और हिमालयन, उन दोनों रिवर सिस्टम्स को अच्छे से समझना। और जो मेन मेन नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है, गोदावरी है और कावेरी है, कृष्ण है, तो इन सबको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो डिफरेंस है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में, उसको भी अंडरस्टैंड करना, लिखना, पढ़ना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आई थिंक कि आज का जो चैप्टर है वो काफी आसान आपको लगा होगा, विजुअलाइज करके तो चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास अलॉन्ग विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।